सावित्री बेहद शांत और सरल स्वभाव की होती हैं। शादी के 1 साल बाद उसके घर बेटे का जन्म भी हो गया होता है, जिसके बाद कुछ साल उसका जीवन अच्छे से चलता है। लेकिन फिर एक दिन उनकी सास रुक्मिणी कहती है, अब तो गौरव 4 साल का हो चुका है, मुझे मेरा दूसरा पोता कब देगी तू? माँ जी, मैं अब दोबारा माँ नहीं बनना चाहती। आप प्लीज इस तरह बार बार मुझसे दूसरी औलाद का जिक्र मत किया कीजिए। वैसे भी गौरव अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसे भी तो संभालना है मुझे। अरे उसके लिए तो हम हैं ना, गौरव को मैं और तेरी ननद शीला मिलकर संभाल लेंगे। नहीं मम्मी जी, एक बार माँ बनकर देख लिया, अब सब कुछ दोबारा सहने की और हिम्मत नहीं है। इतना कहकर सावित्री वहां से चली जाती है। तभी उसकी ननद शीला अपनी माँ रुक्मिणी के पास आकर बैठ जाती है। क्या हुआ माँ? भाभी अभी क्या बोल कर गई? अरे तेरी भाभी तो पागल हो गई है, कहती है अब दोबारा माँ नहीं बनना चाहती। क्यों माँ? भाभी ऐसा क्यों बोल रही हैं? पिछली बार जब भाभी माँ बनी थी तो बच्चा होने के बाद भी कोई काम नहीं करती थी। 9 महीने तो हमने ही इन्हें बैठ कर खिलाया था, तो अब क्यों जान जा रही है इनकी? शीला ये सब बोल रही थी कि सावित्री का पति साहिल आ जाता है और वो उनकी सारी बातें सुन लेता है। क्या है आप दोनों को? क्यों पीछे पड़ी हो बेचारी सावित्री के? अगर वो माँ नहीं बनना चाहती तो दूसरे बच्चे की बात करना छोड़ दो ना। अरे तो हम कौन सा बांस की डंडी लेकर उसके पीछे पड़ा है? हमारी भला से कुछ भी करे वो, लेकिन लोग तो हमसे सवाल करते हैं ना। माँ, आप लोगों की सुनते ही क्यों हो? लोगों का तो काम ही बोलना होता है। आप तो खुद एक माँ है, कम से कम आपको तो अपनी बहू को समझना चाहिए। हाँ हाँ, अब अपनी बीवी की तरह तू भी मुझे ही ज्ञान दे। अरे कौन सा पहाड़ टूट जाएगा अगर वो मुझे एक और पोता दे देगी तो? माँ, सच में आपको समझाना नामुमकिन है। इसके बाद साहिल अपना पैर पटकते हुए वहां से चला जाता है। माँ देख रही हो, भाभी तो एकदम भाभी के गुलाम बन चुके हैं, एकदम उन्हीं की भाषा बोलने लगे हैं। जरूर भाभी ने ही उन्हें ये सब सिखा कर भेजा होगा। मेरे तो कर्म ही खराब थे जो ऐसी बहू मेरे मत्थे पड़ी। अरे कोई भी एक काम ढंग से नहीं होता इस लड़की से। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। रुक्मिणी रोजाना सावित्री को ताने देती, अपने पड़ोसियों के सामने उसकी हंसी ठिठोली करती, लेकिन सावित्री कभी कुछ ना कहती, वो सब कुछ सहती रहती। एक दिन रुक्मिणी के घर उसकी कुछ पड़ोसनें आती हैं। अरे रुक्मिणी, तेरी बहू कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। सावित्री, जरा बाहर आना तो। सावित्री सबके लिए चाय नाश्ता लेकर बाहर आती है। बहू, कैसा चल रहा है सब? और तेरा बेटा गौरव कहाँ है? मैं ठीक हूँ आंटी जी, और गौरव तो इस समय प्ले स्कूल गया है। प्ले स्कूल गया है? इतना बड़ा हो गया क्या तेरा बेटा? जी आंटी जी, अब वो पूरे 4 साल का हो चुका है। तो अब दूसरे की तैयारी कर बेटा, और जल्दी से हम सबको खुशखबरी सुना दे। अरे मैं तो इसे 1000 बार बोल बोल कर थक चुकी हूँ, लेकिन यह मेरी सुनती ही कहाँ है। एक हमारा समय था जब हम लोग माँ बनने के सपने देखा करते थे, और एक आज का समय है जहाँ इन लोगों को लगता है कि बच्चा होने से इनकी 0 फिगर वाली कमर खराब हो जाएगी। मैंने ऐसा कब कहा मम्मी जी? अरे तो फिर और क्या कारण होगा जो तू दूसरी औलाद के लिए तैयार नहीं हो रही? क्यों सावित्री, तुझे अपनी कमर की पड़ी है? अरे आज के समय में तो कम से कम 2 बच्चे होने ही चाहिए। नहीं आंटी जी, मैं अब दोबारा माँ नहीं बनना चाहती हूँ, एक बेटा ही काफी है मेरे लिए। अरे पर तू ऐसा क्यों बोल रही है? एक औरत जब माँ बनती है तो वो पल उसके लिए उसकी जिंदगी का सबसे हसीन पल होता है, और इसका एहसास तो तुझे अभी तक हो ही गया होगा। फिर तू इनकार क्यों कर रही है? एक अच्छी माँ होती तभी तो इसे किसी चीज का एहसास होता। सावित्री वैसे तो हमेशा सब चुपचाप सुन लिया करती थी, लेकिन आज उसके सब्र का बांध टूट जाता है, क्योंकि आज न केवल उसकी भावनाओं का मजाक उड़ाया जा रहा था, बल्कि उसकी माँ होने पर भी उंगलियां उठाई जा रही थी। आप लोग सुनना चाहते हैं ना कि मैं माँ क्यों नहीं बनना चाहती दोबारा? मम्मी जी, आप भी सुनना चाहती है ना कि आखिर मैं दोबारा माँ बनने से इनकार क्यों कर रही हूँ? तो सुनिए, इस सब की वजह आप ही हो। सावित्री की बात पर वहां खड़े सब लोग हैरान रह जाते हैं। यह तो क्या बकवास कर रही है?
हमने तुझे इतने प्यार से रखा और तू आज इतने लोगों के सामने घर की बदनामी कर रही है। यही सच्चाई है मम्मी जी। आप भी इन्हीं लोगों के सामने कभी मुझे जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। आपने हमेशा मेरा अपमान किया है, सबके सामने मेरी हंसी ठिठोली की है, तो अब मैं भी और चुप नहीं रहूंगी और आज सबको पता चलेगा कि आप कितनी अच्छी सास हो। फिर सावित्री सबको बताती है। माँ जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप दादी बनने वाली हैं। अरे वाह, ये तूने बहुत अच्छी खबर सुनाई। चल जाकर कुछ मीठा बना दे आज। अब खबर तूने दी है तो मुंह मीठा भी तेरे हाथ से ही होना चाहिए। जी माँ जी। सावित्री सबके लिए खीर बनाकर लाती है, जिस पर रुक्मिणी झट से खीर उसके हाथ से लेकर अपने रूम में चली जाती है। प्रेगनेंसी में भी सावित्री दिन रात घर के कामों में ही लगी रहती। सावित्री की प्रेगनेंसी की शुरुआती 3 महीने ऐसे ही सुबह खाना बनाने, बर्तन धोने, कपड़े और झाड़ू पोछा लगाने में ही बीत गए थे और इसी तरह दिन और दिनों के साथ महीने बीतने लगे और 7वां महीना आ गया। माँ जी, आज बहुत कमजोरी लग रही है, आज मैं काम नहीं कर पाऊंगी। अब सावित्री जरूरत से ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और अब उसकी काम करने की क्षमता भी खत्म होने लगी थी, इसलिए वो जितना हो सके आराम करने की कोशिश करती थी। देख रही हो माँ अपनी बहू को, कैसे दिन रात बिस्तर में बैठी रहती है, अभी तक झाड़ू पोछा नहीं लगाया। रुक, उसे तो मैं बताती हूँ। सावित्री, कहाँ मर गई? सावित्री जैसे तैसे उठने की कोशिश करती है और बाहर आती है। जी माँ जी। ये क्या नया नाटक लगा रखा है तूने? झाड़ू पोछा कौन तेरा बाप आकर करेगा? मम्मी जी, आज बहुत थकावट सी महसूस हो रही है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। अरे आराम से बाद में करते रहना, पहले झाड़ू पोछा लगा ले। देख कितना गंदा हो रखा है घर। पर माँ जी, अब तो मेरा 7वां महीना चल रहा है, डॉक्टर ने मुझे झुकने के लिए भी मना किया है। वाह जी वाह, बच्चे हमने भी पैदा किए हैं और उस समय में मैंने तो तुझसे भी कई गुना ज्यादा काम किए थे। ये तो कुछ भी नहीं। चल चल, अपना ड्रामा बंद कर और जाकर घर के सारे काम खत्म कर। अपनी गर्दन को झुकाए हुए सावित्री वहां से चली जाती है और अपने आंसुओं का घूंट पीकर वो फिर से घर के सारे कामों में जुट जाती है। देखते ही देखते 2 महीने और बीत जाते हैं और 9वां महीना शुरू हो जाता है। सावित्री हमेशा की तरह घर का काम कर रही थी और एक शाम खाना बनाते बनाते सावित्री के पेट में असहनीय दर्द उठता है। वो दर्द की वजह से चिल्लाने लगती है। मम्मी जी, शीला, माँ जी। अरे क्या हुआ तुझे? मम्मी जी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझसे सहन नहीं हो पा रहा ये दर्द। सावित्री को इस हालत में देख वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर्स सावित्री की प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेटेड बताते हैं। करीबन 2 घंटे के इंतजार के बाद और बड़े ऑपरेशन के बाद आखिरकार बच्चे का जन्म होता है। बधाई हो, लड़का हुआ है। ये सुनकर सभी घर वाले फूले नहीं समाते। सब लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं और अगले कुछ दिनों में सावित्री और बच्चे को लेकर सब घर चले आते हैं। अब ऑपरेशन होने के कारण सावित्री बिस्तर से हिल भी नहीं पाती है। घर के काम करना तो दूर की बात थी, लेकिन सास के निरंतर सुनाई देते ताने उसे बिस्तर से उठने पर मजबूर कर देते हैं। दिन बीतते हैं और एक दिन। सुन सावित्री, कल बच्चे का नामकरण है। अपने मायके वालों से बोल देना कि मेरे बेटे और पति के लिए 2-2 सोने की अंगूठी, मेरे लिए साड़ी, बिछुए, पायल, मांग टीका और तेरी ननद के लिए एक अच्छे से सोने के हार का सेट भेज दे, ठीक वैसा ही जो तूने अपनी शादी में पहना था। मम्मी जी, आप जानती हैं ना, मेरे परिवार वालों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो आप लोगों को इतना कुछ दे सके। अरे ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, यह परंपरा है जो उन्हें निभानी तो पड़ेगी ही। आखिर हमारी भी तो समाज में कोई इज्जत है, सब कुछ देख कर चलना होता है, समझी ना? रुक्मिणी की मांग देखकर सावित्री का कलेजा बाहर आ जाता है। उसे अपने मायके वालों की टेंशन सताई जाती है। वो सारी बातें अपने घर वालों को बताती है, जिसके बाद उसके माता पिता बच्चे के नामकरण के दिन अपने घर को गिरवी रख रुक्मिणी की इच्छा पूरी करते हैं। और इसीलिए उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं दोबारा मां नहीं बनूंगी। मेरे पापा के पास एक छोटा सा मकान ही था बस, जिसे भी उन्होंने मम्मी जी की मांग पूरी करने के लिए गिरवी रख दिया। अब आप लोग ही बताइए
कि पहले बच्चे के नामकरण में जब मम्मी जी ने इतना कुछ मांग लिया कि मेरे पापा के सिर से छत ही हट गई, तो दूसरे बच्चे के होने पर तो शायद ये उनसे उनकी जान ही ले लेंगी। और मम्मी जी, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपको दूसरा बच्चा घर की खुशियों के लिए नहीं बल्कि अपनी जेब भरने के लिए चाहिए। सावित्री की बातें सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। रुक्मिणी और शीला का सिर शर्म से झुक जाता है। मुझे नहीं पता था कि हमारी उन मांगों की वजह से तेरे पापा को घर गिरवी रखना पड़ा। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मेरे दिल में आप लोगों के लिए कोई मैल नहीं है, मगर मेरा फैसला अब भी वही रहेगा जो पहले था। इतना कहकर सावित्री वहां से चली जाती है और रुक्मिणी और उसकी बेटी एक टक नजर से उसे देखते ही रह जाते हैं।